बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें कि केरल अब केरलम नाम से जाना जाएगा। जी हां, कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के केरला सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। साथ ही जूट का एमएसपी भी बढ़ा दिया है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए कैबिनेट ने क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं? प्रधानमंत्री मोदी के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में 8 फैसलों को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले केरल सरकार ने केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, तो कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। अब केरल का नया नाम केरलम होगा। इसके साथ साथ जूट का एमएसपी बढ़ाने को भी हरी झंडी मिल गई है। 275 रुपये प्रति क्विंटल जूट का एमएसपी बढ़ाया जाएगा। इससे सरकार के ऊपर करीबन 430 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा। इसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर नया एयरपोर्ट बनाने, टर्मिनल बनाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। गिफ्ट सिटी का मेट्रो विस्तार को भी हरी झंडी कैबिनेट ने आज दे दी है। इसके साथ साथ पावर ग्रिड की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की सीमा थी वो 5,000 करोड़ रुपये थी, लेकिन कैबिनेट ने अब उसको बढ़ा दिया है, उसको 7,500 करोड़ रुपये कर दिया। अब जो पावर ग्रिड है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसके तहत बिड कर पाएगी। इसके साथ साथ 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है, इनको भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। तो ये 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जिनको कि कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिली है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि कंपनी मेटा के साथ डेटा शेयर नहीं कर रही है। कंपनी ने कहा कि वो किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाई थी और कंपनी को चेतावनी भी दी थी। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी और अपने यूजर से कहा था कि अगर आप इसको मंजूरी देते हैं तो कंपनी उपभोक्ता का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा करेगी। उसके बाद सीसीआई ने इस पूरे मामले की जांच की। सीसीआई ने पाया कि कंपनी अपने एकाधिकार का इस्तेमाल कर रही है, तो सीसीआई ने कंपनी के ऊपर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मामला एनसीएलटी पहुंचा। एनसीएलटी ने जुर्माने को बरकरार रखा और उसके बाद कंपनी ने जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। पिछली बार जब 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो सीजीआई ने कंपनी को फटकार लगाई थी, कंपनी को चेतावनी भी दी थी कि आपको भारत के कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश छोड़ करके जा सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। कंपनी ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। हलफनामे में कंपनी ने कहा है कि वो अपना डेटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा नहीं कर रही है और भारत के जो डेटा के नियमों का वो सही तरह से पालन कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई भी अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब 19 अप्रैल को करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे टेन्योर के लिए बोर्ड बैठक में होने वाली बातचीत फिलहाल टल गई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर सदस्यों के बीच मतभेद उभर आए। बताया जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने ग्रुप के कुछ नए बिजनेस में हो रहे घाटे का मामला उठाते हुए उस पर डिटेल चर्चा की मांग की। हालांकि बोर्ड के अन्य सदस्यों ने कहा कि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और इन्हें फायदे में आने में वक्त लगेगा। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इसके बाद चंद्रशेखरन ने खुद ही इस फैसले को बाद में लेने का अनुरोध किया। वैसे आपको बता दें, एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 तक है और टाटा सन्स पूरे टाटा ग्रुप होल्डिंग कंपनी है। नीति आयोग ने एसेट मोनेटाइजेशन के दूसरे चरण का रोड मैप जारी कर दिया है। दूसरे चरण के तहत 5 साल में करीब 17 लाख करोड़ के एसेट मोनेटाइज किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये किन एसेट के मोनेटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर और 5 साल में क्या कुछ होगा? दरअसल अगले 5 साल में सरकार की किस किस संपत्ति को लीज पर दिया जाएगा, कौन कौन सी सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेची जाएगी, इसका नीति आयोग ने एक रोड मैप जारी किया है, जिसको कह सकते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरे चरण का रोड मैप है। इसके तहत 2029-30 तक, कारोबारी साल 2029-30 तक 16.72 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और कंपनी के हिसाब से देखें तो बीएसएनएल की जगह जगह कई सारी जमीनें हैं, तो ऐसे 38 लैंड पार्सल, 38 जमीनों को चिन्हित किया गया है, जिसको सरकार मोनेटाइज करके 2000
400 करोड़ रुपए जुटाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। होटल अशोका, होटल सम्राट दोनों को निजी क्षेत्रों के हाथों में दिया जाएगा, उसका ऑपरेशन को दिया जाएगा, उसकी कुछ जमीन खाली है उसको लीज पर दिया जाएगा। इसके जरिए होटल अशोका से भी और होटल अशोका से 820 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। होटल सम्राट से 380 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे सेक्टर की 7 अलग अलग सरकारी कंपनियां हैं, उन सरकारी कंपनियों में सरकार आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और उसके जरिए करीब 83,700 करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी अगले 5 साल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पावर सेक्टर को लेकर, NHPC, SJVNL जो 2 कंपनियां हैं, उनके जो प्रोजेक्ट है उनको मोनेटाइज करके करीब 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 साल में। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन जो PGCIL है, उसके ट्रांसमिशन लाइन को मोनेटाइज करके 33,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। गेल में सरकार OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचेगी, करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार यहां पे जुटाएगी। पोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.2 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी मोनेटाइज करके, पोर्ट को मोनेटाइज करके, जो बर्थ होते हैं उनको मोनेटाइज करके, पोर्ट टर्मिनल को मोनेटाइज करके। NTPC के दिल्ली के बदरपुर में कई सारी जमीनें हैं NTPC की, वहां पे सरकार उस जमीन को लीज पर दे करके करीब 32,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। कोल सेक्टर में भी, कोल सेक्टर की सरकारी कंपनियां, उनकी सब्सिडरी है, उन सब्सिडरी में सरकार हिस्सेदारी बेच के पैसा जुटाएगी, इसका लक्ष्य करीब 48,350 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये अगले 5 साल इस मोर्चे पे काफी ज्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगी और जो पूरा रोड मैप दिया गया उसमें यह भी बताया गया किस साल किस कंपनी में मोनेटाइज के जरिए कितना पैसा जुटाया जाएगा। जी लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेड डील से पीछे हटने वाले देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि ऐसे देशों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। उधर अमेरिका में ही ड्यूटी रिफंड करने की मांग उठने लगी है। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, अमेरिका टैरिफ को लेकर तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, क्या है ताजा हालात? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप टैरिफ का अवैध घोषित करने के बावजूद कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का खतरा अभी मंडरा रहा है। दरअसल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया, ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। वो 10% टैरिफ अभी से लागू हो चुका है और उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि हम इस 10% को बढ़ाकर 15% कर देंगे। हालांकि 15% वाले जो बयान है उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, यानी अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि कई सारे देश जो हैं वो जो ट्रेड डील किए थे उस ट्रेड डील को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिए, उस पर आगे बढ़ने से मना कर दिए। तो अब ट्रंप ने एक नई चेतावनी जारी की है। उस नई चेतावनी में कहा गया है कि जिन जिन देशों ने ट्रेड डील कर लिया था, ट्रेड डील का वादा कर लिया था, जो ट्रेड डील के तहत बातचीत के जरिए जो टैरिफ को तय किया गया था उससे पीछे ना हटे, क्योंकि अगर पीछे हटेंगे तो उनको उससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, उनको उससे ज़्यादा ट्रंप का टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। और इसके लिए कई सारे रास्ते उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक लाइसेंस फी लगाने पर विचार कर रहे हैं, उन देशों पर लाइसेंस फी लगाया जा सकता है। वो लाइसेंस फी लगने के बाद जो टैरिफ है वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा जो इन्होंने ट्रेड डील के तहत तय किया था। तो एक तरफ से ट्रंप अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं टैरिफ को बढ़ाने को लेकर के, 10 से बढ़ाकर 15% और 15% से भी ज़्यादा भी लग सकता है कई देशों पे जो लाइसेंस फ़ी की वकालत यहाँ पे कर रहे हैं वो। हालांकि इसके बारे में कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किया गया, लेकिन हमेशा तलवार लटक रही है कि ट्रंप टैरिफ कब और ज़्यादा बढ़ जाए। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम फिलहाल ट्रंप के साथ या US के साथ जो ट्रेड डील हुई है उससे जुड़े हुए बिल पर फिलहाल वोटिंग नहीं करेंगे, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दूसरे कई देश जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील की थी वो भी अपने ट्रेड डील को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप का ये नई चेतावनी कि हम वापस से टैरिफ ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अलग अलग कानून को के जरिए रास्ता तलाश रहे हैं। लाइसेंस फी का यहाँ पे जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा हलचल यहाँ पे बनी रहेगी। एक चीज और, अमेरिका में सरकार के भीतर से आवाजें उठनी शुरू हो गई है कि आप ड्यूटी ना बढ़ाएं। यहाँ तक कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने एक बिल लाया और कहा है कि ड्यूटी जो आपने वसूला तो ड्यूटी को वापस करिए, ब्याज समेत वापस करिए, 180 दिन के भीतर वापस करिए। तो वहाँ पर भी चीजें काफी तेजी से बदल रही है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ट्रंप टैरिफ को लेकर हर रोज एक नई खबर और हर रोज एक नई संभावनाएं बनी रहेगी, कब टैरिफ बढ़ता है और कब कब इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होता है, कब ये लागू होता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये ट्रंप टैरिफ टैंट्रम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। टैरिफ टेरर, ट्रंप की नई धमकी, जरूर देखिए शाम 7:57 पर।
तो अब सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू करेगी। इसके तहत 14 साल की हर लड़की को एचपीवी की वैक्सीन लगेगी। एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 14 साल की लड़कियों को निःशुल्क गार्डासिल वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक सिंगल डोज वैक्सीन होगी। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीवी अभियान की शुरुआत करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में अब स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। जी हां, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर शामिल किया गया है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या है पूरी डिटेल, बता रहे हैं रोहन सिंह। जिस पूरे विवाद की वजह है सोशल साइंस की वो टेक्स्ट बुक जो कि अभी एनसीईआरटी ने लॉन्च की है, और इसमें से एक चैप्टर है द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इसका एक सब सेक्शन है जिसमें कि करप्शन इन जुडिशरी की बात की गई है। इसमें जो मुख्य कारण बताए गए हैं न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के लिए, उसमें बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है उसे एक कारण बताया गया है। जो जजेस की कमी है अदालतों में उसके बारे में बात की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरीके से देश भर में अलग अलग अदालतों में करोड़ों मामले सालों से लंबित है, उसकी बात की गई है। साथ ही इसमें पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं बीआर गवई, उनका एक कोट भी रखा गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जुडिशरी में करप्शन बढ़ता है तो लोगों का विश्वास जुडिशरी से कम होने लगता है। इस बात को रखा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम है उसमें इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जुडिशरी की बात क्यों की जा रही है, जुडिशरी के भ्रष्टाचार की बात क्यों की गई है, बाकी संस्थाओं की बात क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस बारे में कोई रिप्लाई सरकार या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अब तक नहीं आया है। तो गर्मियां जल्द शुरू होने वाली है और गर्मियों से पहले एयर कंडीशनर महंगे होने वाले हैं। एयर कंडीशनर्स की कीमतों में करीब 5% से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है और इसी कारण कंपनियां अब कीमतों को बढ़ाने पर मजबूर हो रही है। इधर कंपनियों ने नए लॉन्चेस की शुरुआत भी कर दी है। वोल्टास ने इस साल AI वाले AC लॉन्च किए हैं। वोल्टास लिमिटेड के MD मुकुंदन मेनन का कहना है कि इस बार बिक्री में 20% वृद्धि हो सकती है। In a normal air conditioners, you set the temperature, you set the airflow, the fan speed, you set the lower setting. What a predictive adaptive AI machine of Voltas does is it learns from the usage pattern. That means it sees that over the last 7 days, how have you been using the air conditioner? And it starts predicting that and it starts adapting automatically. The advantage of that is that you don't have to do all this yourself. That entire automation of this goes on to the air conditioner. It learns from your usage and automatically adjusts to the thing. So it's a huge convenience factor. बढ़ते अगली खबर की ओर। स्पेक्ट्रम की नीलामी इस साल हो सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग को 9 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी की सिफारिश की है। यह नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी। दिवालिया कंपनियों से स्पेक्ट्रम वापस लिया जाएगा। कोई भी कंपनी 35% से ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं ले सकती है। 6G स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियां 4 साल ट्रायल कर सकेंगी और 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 24 साल के लिए मिलेगा। ट्राई ने स्पेक्ट्रम वापसी की प्रक्रिया आसान करने की सिफारिश भी की है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव रहा है। मार्केट के डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज भी अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले थे और वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने इंडियन मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने देखा था कि वहां पे आईटी शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली थी और आज इंडियन आईटी कंपनीज भी भारी बिकवाली यहां पे भी देखी गई है। कल आईबीएम का शेयर वहां पे करीबन 13% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और वही जो एआई का डर है वो अभी भी बाजार में बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि इंडेक्स किस तरीके से
एक पिटाई के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो कुछ कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पे हमें चुनिंदा बाइंग देखने को मिली, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में जो हमें सेलिंग प्रेशर है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी आईटी देखिए जरा, 5% की करीबन गिरावट यहां पे आई है। ऑटो पेन में था, कैपिटल मार्केट, डिफेंस। बाइंग हमें सेलेक्टिवली कहां देखने को मिली है? एफएमसीजी, मेटल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, और साथ में जो पीएसयू बैंक्स थे यहां पे थोड़ा सा जो खरीदारी का मोमेंटम है वो बना हुआ था। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में देखा जाए तो निफ्टी में एनटीपीसी, कोल इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। लीगल लूजिंग स्ट्रीक की बात कर ली जाए तो आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जो दिखेंगे वो आईटी पैक से हैं। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और इटर्नल आज खबरों में बना हुआ था। सुबह से हम चैनल में इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे। और आईटी में तो देखिए हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। लगातार ये गिरावट, और गिरावट कोई 1-2% की नहीं है, बल्कि देखिए 6-7% तक इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक सर्विसेज, इसके अलावा इन्फोसिस, टेक केम, विप्रो, हर जगह जो पेन है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी पिटाई के साथ बंद हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इंसेंटिव है उसको 50% तक और घटा दिया गया है। अब इंसेंटिव घट गया तो जो कंपनीज का कॉस्ट बर्डन है वो और भी ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो उस लिहाज से आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी ज्यादा फोकस में थे। उसके बाद ही ये देखिए 5% तक की जो गिरावट है वो आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन काफी पेनफुल रहा है। अब आपको बता दें, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इनपुट्स पर क्यूसीओज जैसे नॉन टैरिफ बैरियर हटाने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि इसमें जल्दबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केस टू केस बेसिस पर मेटल, मिनरल्स, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर लगे क्यूसीओज में ढील दी जा सकती है। क्या है पूरी डिटेल्स, बता रहे आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इनपुट्स के इंपोर्ट पर नॉन टैरिफ बैरियर्स में ढील देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि नॉन टैरिफ बैरियर में खासतौर से जो क्यूसीओज हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, उनको रिलैक्स करने पर बात चल रही है। इसमें जो सेक्टर्स हैं, मिनरल्स, मेटल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फुटवेयर जैसे आइटम्स हैं जिनमें रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत होती है और इंडस्ट्री इसको लेकर काफ़ी प्रभावित हो रही है। इसे लेकर केस टू केस बेसिस पर रिव्यू करने का काम चल रहा है। डीपीआईटी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसमें जितने भी इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किया जाए, ताकि इंडस्ट्री को, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स आसानी से मुहैया हो सके और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। खासतौर से जो विभिन्न एफटीए सरकार कर रही है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसमें भी कोशिश की जा रही है कि क्यूसीओज को लेकर सतर्कता बरती जाए। सरकार की कोशिश यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ सरकार प्रोडक्ट क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दी जा रही है। तो दोनों मोर्चों पर बैलेंस किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोडक्ट क्वालिटी, इन दोनों में से किसी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस पॉलिसी के हिसाब से सरकार काम कर रही है। अभी देश में करीब 723 प्रोडक्ट पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इन्हें धीरे धीरे आने वाले दिनों में रिलैक्स किया जाना है। अब एंटरटेनिंग की दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबर आपको बता दे, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये शादी फैंस के बीच विरोश वेडिंग के नाम से जानी जा रही है। दोनों की शादी 26 फरवरी को उदयपुर में होगी और सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों के बीच होगी। आपको बता दें कि पूल पार्टी और खास डिनर के साथ प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो चुकी है और शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों के शामिल होने की उम्मीद है। तो त्योहारों के दौरान उड़ानें महंगी क्यों हो जाती है, इस पर कैसे लगेगी लगाम, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे सीएनबीसी आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।